हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप पहले की तरह अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो हमारे देश के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार देते हैं। ऐसे अधिकार देते हैं कि जो केवल हमेशा एक व्यक्ति पे लागू होता है, न कि किसी फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्रीज पे। याद रखेंगे कि वो हमेशा एक पर्सनल आदमी पे लागू होता है। तो उसको हम आज के टॉपिक में जानेंगे कि मूल अधिकार क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें 5 से लेकर 12 तक आर्टिकल दिए थे। आज हम पार्ट 3 को जानेंगे, जिसमें कुल अनुच्छेद 12 से 35 दिए हुए हैं। लेकिन 12 से 35 जो आर्टिकल दिए हुए हैं, इन 12 से 35 में कुछ भाग करके दिए हैं। इसमें टोटल 6 भाग करके दिए हैं 12 से 35, यानी 12 से जो 35 हैं वो कुछ भाग करके दिए हैं कि इतने भाग इस भाग में हैं और इतने सारे इस भाग में हैं। तो इसमें टोटल 12 से 35 जो आर्टिकल है 6 भागों में मिलकर बने हुए हैं। तो इसमें पहला भाग आज कंप्लीट करते हैं हम। तो पहला भाग जो है उसको देखते हैं क्या कहता है। टोटली आप देखेंगे 12 से 35 जो टोटल आर्टिकल हैं वो बेसिकली मूल अधिकार को ही बताते हैं। तो उसमें जो हमारा पहला पार्ट है उसको आज हम जानेंगे कि वह किस प्रकार का मूल अधिकार हमें देता है। तो आइए देखते हैं। आप देखेंगे मूल अधिकार, तो मूल अधिकार उसे कहते हैं जो हमेशा किसी एक पर्सनल व्यक्ति पे लागू होता है। याद रखेंगे कि कभी वह किसी फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्रीज पे लागू नहीं होता है, वो हमेशा किसी एक पर्सनल व्यक्ति पे लागू होता है। और मूल अधिकार जो होता है उसकी मतलब खोज हुई थी फ्रांस में हुई थी, और इसका खोज फ्रांस में हुआ, लेकिन इसका यूज ब्रिटेन में किया गया। इसको फ्रांसीस भाषा में मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये जो मूल अधिकार होता है वो इंसान के लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि मान लीजिए कोई इंसान है, अगर उसके पास मूल अधिकार नहीं होंगे तो अपने देश में रह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे आपको जेल हो जाती है तो जेल में आपकी 80% लगभग 80% आपकी मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं। आप वहाँ घूम नहीं सकते, आप वहाँ मतलब कानून से हट के कुछ काम नहीं कर सकते। तो वहाँ जेल में बोलते हैं ना, ज़िंदगी नरक हो जाती है। अगर मान लीजिए अगर हमारे 100% मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी वैसे भी नरक हो जाएगी। बिना जेल गए हुए बाहरी ज़िंदगी हमारी नरक हो जाएगी। इसलिए इंसान को मूल अधिकार बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए। ये जो मूल अधिकार होता है यह प्राकृतिक होता है, इसलिए नैसर्गिक कहते हैं। आगे देखते हैं। जो हमारा मूल अधिकार है वो यूएस से यानी अमेरिका से लिया गया है। यह हमेशा एक व्यक्ति के लिए ही होता है। मूल अधिकार कानूनी अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसे ना कोई पब्लिक छीन सकती है, लेकिन गवर्नमेंट आपकी जो कानूनी अधिकार है उसको गवर्नमेंट चाहे तो छीन सकती है। लेकिन मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो आपसे ना कोई पब्लिक छीनेगी ना कोई गवर्नमेंट छीनेगा, यानी कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। तो मान लीजिए, लेकिन इसमें भी कुछ अफवाह हैं जिसको बंद मूल अधिकार को छीनना बहुत ही जरूरी हो जाता है कभी कभी आपातकालीन में। तो उस समय में क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसा नियम है, जैसे मान लीजिए 3 तलाक था तो उसको बंद कर दिया गया। तो ऐसा कोई नियम है जिसको कुछ समय के लिए बंद किया जाए। यहाँ हम देखेंगे कुछ समय के लिए बंद किया जाएगा तो उसे बोलेंगे निलंबित। क्या है? निलंबित बोलेंगे। अगर कोई ऐसा नियम है जो आपके ऊपर लागू है और उसको कुछ समय के लिए हम बंद करते हैं तो उसका शब्द प्रयोग करेंगे निलंबित। इसका कार्य निलंबित का कार्य कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। जो निलंबन का कार्य होगा राष्ट्रपति के ही द्वारा होगा। राष्ट्रपति चाहे तो उसको निलंबित कर सकता है, कुछ समय के लिए उस नियम को रोक सकता है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा भी कानून है जो समाज पे पूरी तरह से एक धब्बा है या पूरी तरह क्रूरता फैलाता है अगर, तो उसको अगर रोकना है तो उसके लिए शब्द प्रयोग करेंगे प्रतिबंधित। प्रतिबंधित इसका जो कार्य होगा वो संसद करेगा। यानी किसी नियम को अगर पूरी तरह से रोक लगाना है तो उसका कार्य संसद करेगा, और कुछ टाइम के लिए अगर टेम्पोररी लगाना है तो वो राष्ट्रपति करेगा। तो आप यहाँ निलंबित और प्रतिबंधित जो है उसको आप शायद समझ गए होंगे।
लेकिन यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई नियम है जिसे राष्ट्रपति ने उसे कुछ टाइम के लिए उसे रोक दिया और संसद भी क्या किया, उस नियम को हमेशा के लिए बंद कर दिया, बल्कि वो जो नियम उन्होंने बंद किया है वह सही है। तो अगर उस नियम जो कानून है उसकी अगर जो रक्षा अगर कोई करने वाला होगा तो उसकी रक्षा कौन करेगा, तो हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी वे जो होंगे रक्षक होंगे, यानी नियम और कानून जो होंगे मूल अधिकार के, उसके जो रक्षक होगा वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होगा। यानी कहीं पे भी जाके आप वो अपना मूल अधिकार हासिल कर सकते हैं। और हमारा जो मूल अधिकार है वह वाद्य योग है। वाद्य योग मतलब यहाँ आप देखेंगे कि आप बातचीत करके मतलब वार्तालाप करके, मतलब मान लिया आपने कोई क्राइम किया तो किसी ने पूछा, अगर कोई पूछेगा ना आपसे क्यों किया, तो ऐसे किया, किसके साथ किया तो इसके साथ किया, तो ये वाद योगी यानी बातचीत कर सकते हैं आप अपने मूल अधिकारों को जानने के लिए, अपना हक लेने के लिए। तो यहाँ पे हम आज जानेंगे 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल, यानी पहले पार्ट को। तो पहले पार्ट में आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक दिए हुए हैं आर्टिकल, तो आज उसको जान। आर्टिकल 12 देखेंगे तो आर्टिकल जो 12 है वो बेसिकली हमारे मूल अधिकारों का परिभाषा देता है कि आपको किस आधार पे मूल अधिकार दिए जाएंगे और किस आधार पे आपके मूल अधिकार छीने जा सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख गया है कि स्टेट यानी कोई भी राज्य ऐसा कानून फ्यूचर में नहीं बनाएगा जो आपके मूल अधिकार को आपसे छीनता हो। तो यहाँ पे बात चलेगी कौन सा राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, कौन सा। तो यहाँ हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जैसे आपके मुखिया हो गए और चेयरमैन हो गए, मेजर लोग हैं, तो इन लोगों जैसे आपको देखेंगे मुंबई में है बीएमसी, वो क्या किया कि कंगना रनौत की बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर गिरवा दिया, और सब राजनीति की वजह से ही हुआ है ना। तो हालांकि उनके पास भी पावर है क्योंकि वो लोकल अथॉरिटी के अंदर आते हैं बीएमसी, क्योंकि कंगना रनौत जो थी उनका जो घर का नक्शा था तो थोड़ा नक्शे से हट के घर उनका बन गया था, तो इसलिए उन्होंने उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया, 24 घंटे का अल्टीमेट दे दिया। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आपको 24 घंटे अल्टीमेट दे के किसी का घर नहीं तोड़वा सकते, ये गलत था। लेकिन उनको हालांकि पावर है, कर सकते हैं, तो उन्होंने किया। तो यहाँ पे बात कर दी गई है कि कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो आपके मूल अधिकार को छीनता हो। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दो भाई लोग हैं, तो एक का घर मान लीजिए कोई हाईवे है, इधर कोई रोड है, तो एक साइड छोटा वाला भाई है और एक साइड उसका बड़ा भाई है। तो बल्कि एक साइड उसका छोटा भाई घर बना लिया, एक साइड उसके बड़े भाई ने घर बना लिया, और ऊपर से क्या किया, छत को इसे मिला दिया, और नीचे रोड है और पता चला कोई बड़ी गाड़ी आई तो उसमें लड़ जाएगी। तो यहाँ पे भी सरकार, यहाँ पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ना आएगी गली गली घूम के देखी किसका घर कैसा है कैसा नहीं है, वह नहीं आएगी। तो यहाँ पे लोकल अथॉरिटी काम करती है अपनी। यही काम हो गया था कंगना रनौत के साथ। तो यहाँ पे भी लोगों को सतर्क करने के लिए, तो यहाँ पे उनका तो अधिकार है आप घर बनाइए, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जिसमें दूसरे की हानि हो। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड देखते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड मान लीजिए बिजली का तार है और आप उसमें तार फंसा के और बिजली चोरी से अपने घर में ले आनी, तो यहाँ पे क्या होगी कि आप अपना तो यूज कर रहे हैं लेकिन आपने मूल अधिकार से आप हट चुके हैं, आप एक अपराध कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड को नुकसान होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड चाहे तो आपके ऊपर दबाव डाल सकती है। मतलब कुछ ऐसे भी इस समाज में मतलब नियम कानून है जो आपके ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास मूल अधिकार है कि आप बिजली लेके अपने घर में जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका बिल पेमेंट कीजिए, आप चोरी से नहीं जला सकते, अपराध के तौर पे माना जाता है। तो इलेक्ट्रिक बोर्ड अगर चाहे तो आपके ऊपर दबाव डाल सकती है। यहाँ आप देखेंगे एनजीसी अनदर बहुत सारे कंपनियाँ, और यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी। मान लीजिए कहीं आपका एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट के किनारे आप 5 मंजिला मकान नहीं बनवा सकते, क्योंकि मान लीजिए आपका मकान बहुत हाइट तक अगर बनवा लिए तो ऊपर से जो प्लेन आएगी तो अपना रनवे
क्लियर नहीं कर पाएगी। वो जो उसका पायलट होगा अपना रनवे देख नहीं पाएगा कि यह हमें जहाज़ को कहाँ उतारना है, कहाँ नहीं उतारना है, तो वो अपनी दिशा से भ्रमित हो सकता है। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी जो होती है, आपके एयरपोर्ट के अगल बगल 5 मंजिला बेस मकान आपको, यानी ऊंचा मकान आपको नहीं बनाने देगी। तो यहाँ पे आपको कुछ जगहों पे आपको रोका भी जाता है मूलाधिकार से। अब आर्टिकल 13 को समझिए। आर्टिकल 13 क्या कहता है, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझते हैं कि आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 होता है अल्पीकरण, इसको बोलते हैं डेरोगेशन। अल्पीकरण मतलब नियम का सुधार करना, यानी छेड़छाड़ करना उसमें। तो इसमें सीधी सी बात बताएगी कि आप किसी भी नियम को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बशर्ते वो असंगत न हो, तो आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई 3 तलाक है, तो वह एक प्रकार का असंगत उसको कहेंगे, तो उसमें कुछ चेंजिंग अभी हुई है। तो यह आर्टिकल जो 13 वो बेसिकली यही बताता है कि आप किसी नियम कानून को, यानी मूल अधिकार को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यदि किसी व्यक्ति की मूल अधिकार छीनता है तो आप उस नियम को, उस कानून को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे संविधान से पहले, यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उससे भी पहले से जो आईपीसी की धाराएं थी वो लगभग 1860-61 से चली आ रही हैं, अब अभी भी हैं। तो वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान लागू होने से पहले जो कानून बने हुए हैं वो भी लागू रहेंगे वर्तमान समय में, बस हालांकि वह किसी व्यक्ति की मूलाधिकार को न छीनते हों। और वो लागू जैसे उसी में था पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ क्या होता है, पर्सनल लॉ देखेंगे, पर्सनल लॉ यह एक ऐसा मतलब नियम कानून होता है जिसमें जैसे मान लीजिए मुसलमान है, मुस्लिम तो उस पर शरिया का कानून लगता है, हिंदू में हिंदुज़म का भी कानून लगता है, या बहुत प्रकार की है जो पर्सनल लॉ के अंतर्गत आती है। इसी के अंतर्गत थी 3 तलाक। तो 3 तलाक क्या था, वो पर्सनल लॉ था। तो 3 तलाक जो था उसमें 3 शब्द के अंदर, 3 वर्ड के अंदर एक स्त्री की जो थी जिंदगी साय में सिमट के रह जाती थी बस। लेकिन वो पुरुष को तो अधिकार दे रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक औरत की जिंदगी को बर्बाद कर दिया जा रहा था यहाँ पे। फिर देखेंगे तो आर्टिकल 13 में ही बताई गई है कि आप किसी पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन अब जो तलाक था 3 तलाक, उसको तो असंगत था, लेकिन असंगत था तो उसको छेड़छाड़ हम कर सकते हैं। तो 3 तलाक जो था वो, जैसे आप लगता है लोगों को कि 3 तलाक जो है ख़त्म हो गया, तो 3 तलाक मैं बता दूँ 3 तलाक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे 3 तलाक जो था ना, वह 3 प्रकार के तलाक होते हैं। पहला तलाक हसन, दूसरा तलाक अहसन, तीसरा तलाक बिद्दत। तो जो तीसरा था तलाक बिद्दत, उसको सिर्फ हटाया गया था, वह सिर्फ असंगत था, उसको हटाया गया है। बल्कि तलाक हसन और तलाक अहसन अभी भी हैं। तो इस पे क्या हुआ था कि सायरा बानो ने 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था। तो यहाँ पे केस करने के बाद यहाँ से कुछ मौलाना लोग वहाँ पे गए और सुप्रीम कोर्ट में बातचीत करके बोले कि यह जो है 3 तलाक की जो बात है वह पर्सनल लॉ के अंदर आता है और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो वहाँ बताया गया कि अनुच्छेद जो 13 है वह ये भी कहता है कि असंगत जो है, असंगत नियम है जो किसी के मूल अधिकार को छीनते हैं, तो उसको छेड़छाड़ किया जा सकता है, उसको सुधार किया जा सकता है। तो उस 3 तलाक को उसमें सुधार की गई है। तो उसमें तीसरा जो था तलाक बिद्दत, उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे औरतों की भी, यानी अब हर कोई बराबर है, औरत भी चाहे तो अपनी मूल अधिकार में अब रह सकती है। अब कोई भी ऐसा मतलब ज़्यादातर यह मुसलमानों के अंदर ही देखा जाता था, तो अब कोई भी मुसलमान पुरुष अपनी औरत को तलाक नहीं देगा। तो इसमें 3 तलाक को भी अब हटा दिया गया, तलाक बिद्दत। अब देखेंगे तो संविधान के पोस्ट, यानी फ्यूचर में सरकार ये भी ध्यान रखेगी कि संविधान लागू होने के बाद, यानी फ्यूचर में भी कुछ ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को उससे छीनती हो। तो यहाँ पे दोनों बात स्पष्ट कर दी गई है कि संविधान से पहले जो नियम लागू हुए हैं वो भी लागू रहेंगे, बस शर्ते वह किसी के मूल अधिकार को न छीनते हो। और
फ्यूचर में आगे भी वो अगर सरकार कोई नियम बनाती है तो वह इस आधार पे बनाएगी कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को न छीन रहा। अब आर्टिकल 14 देखेंगे तो आर्टिकल 14 में दो बातें मुख्यतः बताई गई हैं। पहला बात क्या है, कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता यानी कानून के आगे हर कोई, मतलब उस देश में रहने वाला हर नागरिक जो होगा, हर इंसान कानून के बराबर होगा। इसीलिए आप देखे होंगे किसी मूवी में या फिर आप किसी कोर्ट में गए होंगे तो देखे होंगे कि जहाँ जज बैठता है उसके बगल में एक स्त्री का स्टैचू लगा होता है जो आँख पे पट्टी होता है और तराजू लेके खड़ी होती है। वो यह संदेश देता है कि वह एक कानून का रूप माना गया है, कि वह जो कानून की मूर्ति है वह आपको नहीं देख रही कि आप सामने राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, छोटे हो, बड़े हो, ऊँचे हो, नीच जाति की, ऊँच जाति को, या कौन हो, वह यह नहीं देख रहा। आपने गलती किया है तो आपको सज़ा देगी, इसलिए उसकी आँख पे हमेशा पट्टी लगी होती है और आपने गलती किया तो आपकी सज़ा होगी। तो यहाँ पे यही बात है, कानून के समक्ष समानता। यानी मान लीजिए अगर कोई 5 साल का लड़का है और कोई 20 साल का लड़का है, तो जो कानून 20 साल के लड़के पर लागू होगा वो कानून आप 5 साल के लड़के पर कैसे लागू करेंगे। यानी यदि कोई लड़का, मान लीजिए दोनों, यानी 5 साल का लड़का और 20 साल का, दोनों ट्रेन में सफ़र करें, तो जो 5 साल का लड़का है उसका हाफ टिकट लगेगा और जो 20 साल का लड़का है उसे फुल टिकट लगता है। तो ये बात जो है कानून के समक्ष समानता, इसको जो यूएसए या अमेरिका जो है इस बात को नहीं मानता है, जो कानून के समक्ष समानता है इसको नहीं मानता है। तो वह क्या मानता है, तो देखेंगे कानून का समान संरक्षक। यानी कानून जो होगा सबके लिए बराबर होगा, बस वो शर्तें कंडीशन के हिसाब से लागू किया जाएगा। उसको कुछ सिचुएशन में क्लासिफिकेशन करके या डिफ्रेंशिएशन के द्वारा उसको बांटा जा सकता है। मान लीजिए हमारे जैसे हमारे देश में जो राष्ट्रपति है ना, वो किसी का अगर मर्डर भी कर देते हैं तो उनको सज़ा नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 71 के तहत उनको अधिकार है, वो अपना चाहे तो उसमें साइन करके लिख सकते हैं कि लो हमने अपना सज़ा जो इसको माफ़ कर लिया या फिर इसको कम कर दिया। उसी तरह राज्यपाल है, इसको 162 के तहत अधिकार है कि अपना सज़ा माफ़ कर सकता है। तो ये भी चाहे तो हम ऐसे लिख देंगे कि लो हमने अपने सज़ा माफ़ कर दिया और इसके बाद आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो राज्यपाल और राष्ट्रपति को यह मतलब पहले से ही अधिकार दिया जा चुका है। तो इन पे क्या होता है, सज़ा न दे करके इनकी आप फाइन लगा सकते हैं, जैसे जुर्माना लगा सकते हैं या दीवानी के तौर पे कुछ जुर्माना लगा सकते हैं, इनके ऊपर फाइन लगा सकते हैं। तो क्योंकि अगर इनको सज़ा भी हो गई तो ये तो माफ़ कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप सज़ा दो ये माफ़ कर लेंगे तुरंत, कोई दिक्कत नहीं, कोई जेल ओवर इनको नहीं होगा। लेकिन हमारा जो संविधान है ना, बहुत ही सटीक तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे तो ये भी लागू है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता यही कहता है कि यहाँ पे हर कोई बराबर है, यहाँ पे किसी को कुछ मतलब नहीं देखा जाए कि आप छोटे जाति की हो, बड़े जाति की हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, क्या हो, यानी जो भी है बराबर ही होगा। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल होगा, इनको कब सज़ा दिया जा सकता है, मतलब जब तक इनका कार्यकाल रहेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति जो है, तो जब तक वो उस देश के राष्ट्रपति हैं तब तक उनको सज़ा आप नहीं दे सकते, और राज्यपाल को भी आप सज़ा नहीं दे सकते जब तक वह राज्यपाल हैं। यदि राष्ट्रपति अपना पद जब छोड़ते हैं तब उसके पास अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको सज़ा दे सकती है, और राज्यपाल को भी चाहे तो सज़ा दे सकती है पद छोड़ने के बाद। जब तक वो अपने पद पर रहेंगे तब तक आप उसको सज़ा नहीं दे सकते। तो कानून के समक्ष समानता, इसको सबसे पहले एवी डेसी ने बताया था कि पूछेगा, सवाल पूछता है कि एवी डेसी का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो उसे कानून के समक्ष समानता जो है वो एवी डेसी का ही सिद्धांत है, इसे ही एवी डेसी का सिद्धांत कहते हैं। यह ब्रिटेन से लिया गया है। तो हमारे जो भारत में 20% कानून के समक्ष समानता को माना जाता है और 80% कानून का समान संरक्षक, इसको 80% माना जाता है, और कानून के समक्ष समानता इसको 20% माना जाता है। कुछ सिचुएशन है जहाँ पे मान लीजिए अगर एक लड़का है और लड़की, अगर दोनों घर छोड़ के लव करके अगर भाग जाते हैं, तो अगर
लड़की को बाय द वे कहीं लड़की पकड़ी जाते हैं दोनों लोग, तो फिर उसको कोर्ट में अगर ले जाएंगे ना, तो लड़की बोलेगी कि यह हमको पुल्हा के बुझला के मतलब हमको डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ये हमको भगा के लेके चला गया। तो वहाँ पे भी अधिकार है कि, और यह देखेंगे आप बेसिकली ज़्यादातर होता है कि कोर्ट में लड़की जो बात कर दी है ना उसी को सही मान लिया जाता है, लड़की की बात को नहीं सुना जाता है, क्योंकि यह समाज में एक और डिसबैलेंस ना हो इसलिए किया जाता है। यहाँ पे मतलब अगर दोनों को बातों को सुना जाएगा तो समाज जो होगा ना ऊपर नीचे हो जाएगा या बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस चीज़ को अपनाया जाता है। अब आर्टिकल 15 देखेंगे कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। तो आर्टिकल 15 कहता है कि सरकार या पब्लिक यानी सरकार या कोई भी लोग उस देश के व्यक्ति से 5 आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। यानी 5 कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके आधार पे उस व्यक्ति से आप भेदभाव नहीं कर सकते। उसमें पहला है धर्म, यानी धर्म के नाम पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते कि तुम मुसलमान धर्म के हो, तुम हिंदू धर्म के हो, तुम सिख जैन जो भी हो, तुम मतलब धर्म के आधार पर आप वहाँ पे भेदभाव नहीं कर सकते, यह कानूनन अपराध है। दूसरा है जाति के आधार पर। यानी जाति के आधार पर क्या होता है, जैसे दलित, ब्राह्मण, राजपूत ऐसे जो होते हैं, मतलब जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। यानी जाति के आधार पर भेदभाव करना भी एक कानूनन अपराध माना गया है। तीसरा जो हमारा है लिंग के आधार पर। लिंग यानी स्त्री, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, इस आधार पे भी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप किसी के भलाई के लिए चाहे तो भेदभाव कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे लिंग डिस्क्रिमिनेशन, जो हाईवी ड्यूटी होता है ना, जहाँ स्ट्रॉन्ग ज़्यादा, मान लीजिए आर्मी है, मान लीजिए चीन और इंडिया के बॉर्डर पे युद्ध हो रहा है, तो यहाँ पे युद्ध में देखेंगे आप ज़्यादातर कि पुरुषों को ही रखा जाता है, स्त्रियों को नहीं रखा जाता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे आप तो लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 15 में लिंग कहा गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना। लेकिन यहाँ पे ये भी बात बताई गई है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हैं किसी के भलाई के लिए। तो आप वहाँ पे स्त्रियों की मतलब ज्वाइनिंग नहीं होती है ज़्यादातर, क्योंकि आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि जो स्त्रियाँ होती हैं फिजिकली देखेंगे तो पुरुष की अपेक्षा थोड़ी कमज़ोर होती हैं। हम कमज़ोर उसको नहीं कहेंगे, बस ये कह सकते हैं कि महिलाएं जो होती हैं पुरुष की अपेक्षा कमज़ोर होती है, और जो पुरुष हैं वो महिलाओं की अपेक्षा स्ट्रांग होते हैं, ताकतवर होते हैं, फिजिकली भी और बायोलॉजिकल भी है। तो वहाँ पे आप लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। आप वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कि आप फला खानदान के, उस खानदान से, मान लीजिए किसी खानदान से वो आपका खानदानी दुश्मनी चल रहा है, तो आप वहाँ पे वंश के आधार पर भी आप उससे दुश्मनी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे इसको सब लागू किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। जन्म के स्थान पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। पांचवा क्या है, जन्म के आधार पर भेदभाव, यानी जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आप कहाँ पैदा हुए, मतलब यूपी, बिहार, जैसे आप देखेंगे कि गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ ये इस तरह ज़्यादा होता है कि तुम गुजराती हो, मराठी हो, ऐसे बहुत तरह होता है कि यह हो गया जन्म के स्थान पर भेदभाव। तो आप जन्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि जन्म के आधार पर भेदभाव करना एक तरह से कानून अपराध माना गया है। इसको आप अगर आप इस तरह करते पकड़े जाते हैं तो आपको दंडित भी किया जा सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हैं। इसी में बात की गई है आरक्षण। आरक्षण देखेंगे तो मान लीजिए कोई अब मान लीजिए कोई जाति है, तो इस जो यह वाली जो जाति है, यह देखेंगे तो यह उन्नति कर चुका है, मतलब यह विकास कर चुका है। यहाँ पे देख लीजिए, हम बताते हैं, या कोई मान लीजिए कोई जाति की श्रेणी है, तो यह जो है इसने उन्नति मतलब
अपना विकास कर लिया किसी भी क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में यहाँ पे अपना वो विकास कर लिया है। और जो ये वाली जाति है इसने अपना विकास नहीं किया है। तो यहाँ पे आरक्षण में वही होता है, यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि आरक्षण जाति के ही आधार पर दी जाती है। मतलब जो जाति पीछे है, जो पहले से ही विकास हो चुका है, उसको ये नहीं कहा जाएगा कि भैया तुम मतलब उनका आप आरक्षण नहीं छीन सकते, बल्कि ये किया जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए कि जो जाति बिछड़ा हुआ है इसको क्या बोला जाता है कि इसको थोड़ा सा और बोल दे दो कि ये इसके बराबर आ जाए, ताकि जिस दिन ये जाति की कैटेगरी एक समान हो जाएगी, मतलब सभी जाति के लोग एक इक्वलिटी के साथ विकास करना शुरू कर देंगे, उस दिन आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। अभी क्या हुआ था, प्रधानमंत्री जब बिहार आए थे तो उन्होंने बात बताई थी कि आरक्षण अगले 50 साल तक ख़त्म नहीं हो सकता। हालांकि 2020 में ख़त्म होने वाला था, लेकिन उसे जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्होंने संशोधित करके 2020 से अभी 30 कर दिया, 10 साल और बढ़ा दिया। तो यहाँ पे आरक्षण जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए किया गया। आरक्षण देखेंगे आप तो हमेशा किसी जाति के आधार पर ही दी जाती है, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में देखेंगे तो जो ब्राह्मण है इनको कोई आरक्षण ही नहीं है, और यहीं पे देखेंगे तो दलित लोगों को आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि वो जो वर्ग है वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, इसलिए उनको आरक्षण दी जाती है कि आप भी थोड़े से उनके बराबर आ जाओ, उनके समान इक्वल हो जाओ। इसलिए आरक्षण जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ कहेंगे कि सबको आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता, तो सबको इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि आरक्षण उन्हीं को दिया जाता है जो पिछड़े हुए हैं, यानी जिनका विकास नहीं हुआ है उनको आरक्षण दिया जाता है, और जो पहले से विकास कर चुके हैं उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। वो विकास कर रहे हैं तो अपनी स्पीड से आप विकास करते रहिए। बस आरक्षण में यही होता है, थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया जाता है कि आप थोड़े से और ऊपर आ जाओ और उनके इक्वल हो जाओ। अब आर्टिकल 16 देखेंगे कि आर्टिकल 16 क्या कहता है। तो आर्टिकल 16 बेसिकली यही कहता है लोक नियोजन की समानता, यानी सरकारी नौकरी में सबको समान अधिकार दिया जाएगा। लेकिन यहीं पे बात आ जाती है आरक्षण की कि आप किसको कितना आरक्षण देंगे, किसको कितना आरक्षण नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इसको अभी हटाया नहीं जाएगा। तो इसमें क्या है, आप 3 आधार पे किसी को आरक्षण दिया जाएगा। पहला क्या है, जाति के आधार पर। हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जो आरक्षण है जाति के ही आधार पर दिया जाएगा, धर्म के आधार पर कभी आरक्षण नहीं दिया जाता है। जैसे कि मुसलमानों को कभी आरक्षण ही नहीं मिलता। उसी तरह हिंदू में देखेंगे तो ब्राह्मण जो हैं, राजपूत जो हैं, इन लोगों को कभी आरक्षण नहीं मिलता। बल्कि हिंदू में जो दलित जाति के लोग हैं जो हैं उनको आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि वो पिछड़ा हुआ वर्ग है। उसी प्रकार मान लीजिए अगर कोई रेलवे की वैकेंसी अगर आती है तो उसमें ये नहीं कहेगा कि जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा वो कभी नहीं कहेगा। उसमें यह हो सकता है कि जो नीचे वाली जाति है उसका सिलेक्शन 100 नीचे वाली जाति का 105 पे हो जाएगा, बल्कि जो फॉरवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनका कम से कम 120 या 30 होना चाहिए। इसमें यही बात कही जाएगी, मतलब जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं उनको 120 पे सिलेक्शन होगा, और जो उससे नीचे वाले जो हैं उनका 105 या 100 पे भी हो सकता है सिलेक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे तो जाति के आधार पर बेसिकली आरक्षण वही चीज़ है कि जाति के आधार पर यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। अब दूसरा देखते हैं लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर कैसे दिया जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो मान लीजिए लिंग के आधार पर कोई एक लड़का है, जर्नल कास्ट की एक लड़की है जर्नल की, और एक लड़का है, तो वहाँ पे जो लड़के का जो आरक्षण होगा लड़की की अपेक्षा कम दिया जाएगा, और लड़की जो होगी उसको आरक्षण ज़्यादा दिया जाता है। तो कभी कभी आप किसी सरकारी फॉर्म भी भरते होंगे तो देखे होंगे कि जो लड़कों के लिए जो होता है तो उस पर लिख दिया होता है फॉर वुमेन, फॉर बॉयज़, जो भी लिखता है। तो वहाँ आप देखेंगे अगर स्त्रियों के लिए तो वहाँ पे चार्ज कम करता है, और जो लड़कों के लिए हैं, पुरुषों के लिए उनको चार्ज अधिक करता है, क्योंकि यहाँ पे लिंग के आधार पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की है यहाँ पे। तो लिंग के आधार पे उनको आरक्षण ज़्यादा दिया जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में।
अब यह तीसरा जो है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ में कोई क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में बहुत से क्षेत्र हैं जो बहुत पीछे हैं। असम का देखेंगे कालाहांडी, तो वहाँ पे कभी बरसात ही नहीं होती, हमेशा सूखा सूखा रहता है, खाने पीने को भी नहीं मिलता है। तो लोग वहाँ पे बहुत मतलब विकास नहीं कर पाए हैं। तो उन लोगों को इन तो कभी कभी देखेंगे आप कि मान लीजिए आर्मी का जो ज्वाइनिंग होता है, तो उसमें ये कहा जाएगा कि अगर पूर्वोत्तर के आप हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपकी अगर साइज़ भी कम है ना, हाइट भी अगर आपकी कम है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि यह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। तो यहाँ जाति के आधार पर भी आपको, सॉरी, स्थान के आधार पर भी आपको और आरक्षण दिया जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में। अब आर्टिकल 17 को जानने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है, या परिभाषा देता है। 13 क्या कहता है, अल्पीकरण, यानी जो नियम है उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 13 अगला देखेंगे 14, तो यह कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के आगे हर कोई, छोटा बड़ा ऊंच नीच सब कोई बराबर है। 15 देखेंगे तो भेदभाव, यानी जाति धर्म लिंग वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते। 16 देखेंगे लोक नियोजन की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में सबको समान अधिकार दिया जाएगा। अब आर्टिकल 17 देखेंगे, ये आर्टिकल 17 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो आर्टिकल जो 17 है वो क्या कहते हैं, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, यानी भेदभाव, अछूत, यानी अछूत को हटा दिया गया है कि आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। यहाँ पे देखेंगे सबसे अच्छा एग्जाम्पल कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हैं यदि किसी को कुछ ऐसा संक्रमित रोग हुआ है जिससे छूने से या उसके पास रहने से या दूसरे लोगों में भी फैल सकता है, तो आप वहाँ पे भेदभाव कर सकते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में। तो जैसे देखेंगे कोरोना, अभी कोरोना जो था वो अगर किसी व्यक्ति को हुआ है, यदि आप उसके पास अगर रुक जाते हैं कुछ समय, तो आपको भी कोरोना हो सकता है। तो वहाँ पे आप उससे भेदभाव कर सकते हैं, या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, आप यहाँ पे अपराध नहीं है। बल्कि ऐसा अगर कुछ नहीं है, अगर उसको कुछ बीमारी नहीं है, अगर आप जाति धर्म के आधार पे अगर कुछ भेदभाव कर रहे हैं या अनटीचेबिलिटी रख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अपराधी घोषित किया जाएगा, आपको दंडित किया जाएगा। तो अस्पृश्यता का मतलब अछूत, यह अछूत जो है ग्रामीण में आप कभी देखे होंगे कि जो कुछ लोग हैं ना विकास कर चुके हैं पहले से, तो उनके अगर यहाँ कोई छोटा गरीब तबके का आदमी जाता है तो बड़ा जो आदमी है ना उसको नीचे बैठाता है कि तू नीचे बैठ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यह भेदभाव नहीं रखना चाहिए इंसानों के अंदर। तो यह ग्रामीण में अभी भी चल रहा है, कभी कहीं कहीं शुद्ध सही हो गया है, लेकिन अभी तो है। लेकिन शहरों में ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे ये सब समाप्त हो रहा है, क्योंकि शहर के लोगों के पास अपने काम के अलावा कुछ फुर्सत ही नहीं है इन सब चीज़ों के, फालतू चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करें। यह जो है कानूनन अपराध है, जो भेदभाव की जो भावना है वो कानूनन अपराध है। इसका जो नियम बना था, मतलब भेदभाव को हटाने का जो नियम बना था 1955 में बना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसको लागू नहीं किया जा रहा था। तो इसको 1989 ईस्वी में पूर्णतः लागू कर दिया गया। इसमें ही था हरिजन एक्ट। हरिजन एक्ट मतलब ऐसा एक्ट होता है जो हरिजन लोगों के लिए होता है, उनको आप प्रताड़ित करते हैं तो हरिजन एक्ट लगा के आपको दंडित करा सकते हैं। तो बेसिकली देखेंगे तो आर्टिकल जो 17 है यही बात बताती है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो आपको कानूनी तौर पे आपको दंड दिया जाएगा, आपको सजा दी जाएगी। अब आर्टिकल 18 देखेंगे, तो आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत, यानी उपाधि, आपकी उपाधि का कोई मायने नहीं रखा जाएगा। जैसे पहले के ज़माने में क्या था कि जो राजा हुआ करते थे वो अपने नाम के आगे महाराजा, सर, नाइटहुड, राय, राय बहादुर, ऐसे तमाम चीज़ें लगाते थे। ये सब जो थे उपाधियाँ जो थी वह दूसरे आदमी की तुलना में उस आदमी को उस दूसरे आदमी की तुलना में श्रेष्ठ दिखा रही थी। यह श्रेष्ठता दिखाने का मतलब एक व्यक्ति को नीचा दिखाया जा रहा था वहाँ पे और एक व्यक्ति को ऊंचा दिखाया जा रहा था। तो यहाँ पे समाज जो था डिसबैलेंस हो रहा था। तो
सर, महाराज, नाइटहुड, राय, राय बहादुर, ये जो उपाधियाँ थी इनका अंत कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे समाज को एक समान अधिकार मिला हुआ है, इसलिए इन उपाधियों को अंत कर दिया गया है। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कुछ है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में देखेंगे नेशनल अवार्ड। मान लीजिए आपको नेशनल अवार्ड मिलता है, मान लीजिए आपको भारत रत्न मिला, तो आप अपने नाम के आगे ऐसा नहीं लगा सकते। मान लीजिए आपको भारत रत्न मिल गया, मान लीजिए हमको मिल गया, तो हमें मिला, तो हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि भारत रत्न यशवंत चौहान, ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो अवार्ड हमको मिला हुआ है तो उस अवार्ड की जो उपाधि है उसको हमें नहीं लगाना है। आप यह कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि मेरा नाम यशवंत चौहान है और हमें भारत रत्न मिला हुआ है, यह हम कह सकते हैं। बल्कि यह नहीं कह सकते कि मेरा नाम भारत रत्न यशवंत चौहान है, ये ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोई भी उपाधि नहीं रखनी है जो दूसरे के आदमी से आपको श्रेष्ठ बताता हो। यदि आपने विदेशी कोई उपाधि रख ली है, मान लीजिए आप पाकिस्तान गए और वहाँ पे आपको निशान पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर ये मिलता है, तो आपको वहाँ पे निशान पाकिस्तान का उपाधि मिल गई, तो यदि आप इंडिया में आते हैं तो आपकी विदेशी जो उपाधि मिली हुई है उसको अंत कर दिया जाएगा। यदि आप इंडिया में रहना चाहते हैं, आप राष्ट्रपति से मिल के, अगर राष्ट्रपति अगर कह दे रखना चाहते हैं आपको, अगर राष्ट्रपति कह दे कि आप रखिए तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपकी उपाधि उसी देश में जहाँ मिली है वहीं चलेगी, यहाँ इंडिया में नहीं चलती है। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, नेशनल अवार्ड, वही भारत रत्न अगर मिला तो आप अपने नाम के आगे भारत रत्न जो है उसका सरनेम नहीं यूज कर सकते उपाधिक तौर पे। दूसरा देखें एजुकेशन या रैंक, यह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंदर ये भी है। एजुकेशन मतलब मान लीजिए आप कोई प्रोफेसर है तो आप कह सकते हैं प्रोफेसर खुराना, तो प्रोफेसर जो खुराना है तो आप उस व्यक्ति का नाम नहीं बता रहे हैं कि प्रोफेसर खुराना, आप प्रोफेसर जो है उस व्यक्ति ने जो ज्ञान अर्जित किया हुआ है उस ज्ञान को आप बता रहे हैं कि वो एक प्रोफेसर है। या रैंक के आधार पर देखेंगे तो रैंक मतलब आप कोई सिपाही हैं या किसी सैनिक में काम करते हैं, कमांडो, आर्मी, जो भी कुछ में, तो अपने नाम के आगे आप सिपाही या फल जो भी नाम है उसके बाद दरोगा, फिर अपना नाम कुछ भी आप लगा सकते हैं। मतलब एजुकेशनल मामले में और रैंक या सैनिक के मामले में आप उपाधि लगा सकते हैं। बस वह जो इस टाइप का जो होगा सर, महाराज, नाइटहुड, राय, राय बहादुर, इस तरह के आप उपाधि टाइटल नहीं रखेंगे जो आपको दूसरे व्यक्ति की तुलना में आपको क्या आपको श्रेष्ठ बताता हो, ऐसी उपाधि आपको नहीं रखनी है। अब आर्टिकल 12 से लेकर 18 जो तक जो आर्टिकल है उसको देखेंगे समान तौर पे वो कहना क्या चाहता है, उसका मुख्य थीम क्या है। तो आर्टिकल 12 जो है वो परिभाषा देता है और 13 जो है कहता है कि सरकार जो ऐसी कोई कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकार को छीनती है, या पहले के कानून जो है वो लागू रहेंगे बशर्ते वो किसी का मूल अधिकार न छीनते हो। 13 देखेंगे तो कानून, यानी कानून के आगे सब कोई समान है, एक समान है हर कोई। 15 देखेंगे तो जाति धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, यहाँ पर भी आप एक दूसरे के समान हैं। तीसरा देखेंगे नियोजन, यानी सरकारी नौकरी में यानी हर कोई समान है। उसके बाद देखेंगे 17 तो अस्पृश्यता, यानी आप भेदभाव नहीं कर सकते, यहाँ पे हर कोई समान है। उसके बाद देखें उपाधियों का अंत, आप कोई उपाधि नहीं रख सकते, जैसे महाराजा वगैरह का आप उपाधि अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, क्योंकि इंडिया में यह बात है कि हर कोई यहाँ पे समान है। तो यहाँ बेसिकली देखेंगे कि एक ही बात बताइए, समान यानी एक समान, हर कोई इंडिया में एक समान है। यानी आर्टिकल 12 से लेकर जो 18 है इसको, इसका मुख्य थीम जो है वो है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। यानी जो आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक
जो आर्टिकल हैं यह समानता का अधिकार देते हैं। तो हमने यहाँ पे जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक थे उसमें 6 भाग थे, तो हमने पहला भाग अभी कंप्लीट कर लिया है जो इसमें 12 से लेकर 18 तक आर्टिकल दिए हुए थे। अब आगे हम जानेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 21 तक दिया है, तो उसको आपको अगली वीडियो में बनाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो।